हमारे इंजीनियर एजाज जी जो हमारे डीडीसी भी है, स्टेट के जो अहदेदार है, सबका नाम लेना मुनासिब नहीं होगा तो काफी टाइम लगेगा। उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे सीनियर नेता है कमिश्नर प्रेसिडेंट साहब और बाकी जो हमारे कार्यकर्ता है दिल के गहराई से करते हैं। वेलकम है, शामिल करते हैं आपको कि आपने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए। एडवोकेट सलमान जी अनुराग जी को फैसिलिटेट करें। मैं अब गुजारिश करता हूँ यहाँ गुलाम रसूल डार साहब से कि उस डाल दे के आदरणीय कौर जी का करें। हाजी परवेज साहब गुलदस्ता देखे अनुराग ठाकुर जी का हिलाल वाली साहब गुलदस्ता देके कोच साहब को कलेक्ट करें। चलिए शुक्रिया दार साहब, तारुफ के मोहताज नहीं है। ये हमारे सुपुत्र है अनुराग ठाकुर जी, हमारे जो श्री प्रेम कुमार धूमाल जी जो फार्मर चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश उनके सुपुत्र है। अनुराग जी हमारे यूथ जो हमारी है प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया BCCI एंड अदर स्पोर्ट्स एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश। अनुराग सर एक बहुत प्यारे हमारे इंडियन पॉलिटिशियन हमीरपुर हिमाचल प्रदेश, वजीर मामलिकत जूनियर होम मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। जनाब मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स ने अपना कार्य संभाला है फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड होल्ड ही की पार्लियामेंट्री रोल। इन्होंने कमीशन ऑफिसर के तौर पर टेरिटोरियल आर्मी में इन्होंने कार्य भी संभाला है। प्रमोटेड हमारे युवा एडवोकेट शेख सलमान जी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है श्रीनगर के, स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जी, हमारे नेशनल काउंसिल के मेंबर भाई आरिफ राजा जी, मेरे दोस्त और युवा मोर्चा के मेरे साथी श्री बिलाल पारे जी, और मेरे यहाँ पर प्रिय मित्र भाई एजाज जी जो हमारे साथ वर्षों से काम करते रहे, उपस्थित सभी आदरणीयों के मेरे भाई और बहनों, एस्टीम्ड गेस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्ते, आदाब। एक बार फिर दुनिया में सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक जिसको कहा जाता है धरती पर स्वर्ग है तो कहीं है तो यहाँ है, तो आप सबके बीच में श्रीनगर में एक बार फिर पार्टी के कार्यालय में आया हूँ और वन नेशन वन इलेक्शन आज इस पे तो चर्चा करूंगा। लेकिन आपने कौल साहब एक समय 2011 का था, मैं कल कश्मीर आने से पहले कल सुबह मैं दिल्ली से पहले बिहार गया, बिहार से मैं बंगाल गया और बंगाल से रात को दिल्ली जाके आज मैं सुबह वापस 8 बजे में यहाँ पहुंच गया था। कल बिहार जहां मैं गया वहां पर पटना से 1.5 घंटा दूर आरा जगह है जहां वीर कुंवर सिंह बहुत बड़े 80 साल की उम्र में भी उन्होंने हथियार उठाए थे अंग्रेजों के खिलाफ। मैं उनकी धरती पर जाने का अवसर मिला तो शाम को बंगाल में कलकत्ता में मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे जनसंघ के संस्थापक, हमारे पहले अध्यक्ष, उनके घर पे मेरा अपना कार्यक्रम था। और देखिए क्या सौभाग्य है, 2011 में मैंने उनके घर से ही कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा शुरू की थी, तिरंगा यात्रा, राष्ट्रीय एकता यात्रा। और उस समय तिरंगे झंडे के मान सम्मान के लिए वो यात्रा थी, लाल चौक पे आके तिरंगा झंडा फहराना था। उस समय हालात ऐसे यहाँ पे पैदा कर दिए कि हमें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। लेकिन आज देखिए
आर्टिकल 370-35A के जाने के बाद जम्मू कश्मीर में वो शांति आई है। आज टूरिस्ट भी बढ़ा है और हमारे लाल चौक पर भी आज कोई खतरा नहीं, कोई बुरा दृश्य नहीं। आज वहां पर टूरिस्ट और भाईचारा एक साथ दिखता है। इससे हमारी आवाम को फायदा हुआ है, हमारे श्रीनगर को, हमारे कश्मीर को, हमारे जम्मू को, सबको फायदा हुआ। लेकिन कुछ परिवारों ने ऐसी परिस्थितियां बनाकर रखी थी कि वो 2-3 परिवारों की राजनीति चलती थी। अभी मैं गुपकर रोड से ही आया, 20 साल वहां से जाने का भी मुश्किल से मौका मिलता था। लेकिन आज आप कश्मीर के किसी हिस्से में जाइए, कोई रोक टोक नहीं। साथियों, जिस विषय पे मैं बात करने आया हूं वो है ONOE, वन नेशन वन इलेक्शन। एंड वन नेशन वन इलेक्शन बिल इज हिस्टोरिक, विजनरी एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। ये बिल ऐतिहासिक भी है, बहुत बड़ी रिफॉर्म लाने वाला भी है और एक दूरदृष्टि वाला है। इससे क्या लाभ होगा? लोग प्रश्न चिन्ह उठाते थे, लोग मतलब कि विपक्ष के नेता, वो कहते थे वन नेशन वन टैक्स, GST आएगा तो ये वो हो जाएगा। सुधार ही हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हुई, ट्रांसपोर्टेशन का समय कम लगा, टैक्स कलेक्शन उससे ज्यादा हुई, बेहतर ट्रांसपेरेंसी आई है। इसी तरह से ही आर्टिकल 370-35 खत्म होने के बाद एक देश एक निशान, एक विधान, एक प्रधान हो गया, उससे भी फायदा ही हुआ है। ऐसे वन नेशन वन इलेक्शन से क्या होगा? ये बहुत आसान काम है। ये इसलिए किया जा रहा है कि इस देश में एक समय पर ही चुनाव हो जाए, पार्लियामेंट के भी और असेंबली के भी। अब जैसे आपको जम्मू कश्मीर असेंबली के अलग चुनाव करवाने पड़ते हैं और पार्लियामेंट के अलग चुनाव लड़ते हो, अगर एक ही समय दोनों चुनाव हो जाएं तो क्या वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, क्योंकि लोकसभा में कम होती, विधानसभा में बढ़ जाती है। अगर एक ही साथ चुनाव होगा तो खर्चा कम होगा कि नहीं होगा? अगर एक ही समय चुनाव होगा तो जो आपके अधिकारी, कर्मचारी, आपके टीचर्स जो इलेक्शन ड्यूटी में लगे रहते हैं, उनका समय बचेगा नहीं बचेगा? वो आपके बच्चों के लिए स्कूल में उपस्थित रहेंगे। आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस जो बार बार उनकी नियुक्ति की जाती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, दूसरी स्टेट से तीसरी स्टेट, क्या उनका समय बचेगा कि नहीं बचेगा? और कितना कितना बचेगा, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। बट लेट मी टेल यू, it is not only about the economic policy, it is about the economic freedom also. It is not just about taxation, it is about nation building. और हमारी सरकार जो है वो लगातार नेशन बिल्डिंग का ही काम करती है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा। रिफॉर्म मतलब बदलाव लाना। बदलाव क्या लाए? हमने अंग्रेजों के समय के 1500 से ज्यादा कानून खत्म कर दिए हैं और नए कानून बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी वो दंड देने की बात करते, पिनल एक्शन लेने की बात करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा भारतीय न्याय संहिता, यानी कि आपको दंड नहीं, आपको न्याय, आपको जस्टिस देने की बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है साथियों। इसी तरह से हमने इससे न्याय दिलाने का काम वन नेशन वन इलेक्शन से किया। कॉस्ट तो कम होगी। कितनी कॉस्ट कम होगी? कितनी कॉस्ट कम होगी? लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च आया 2024 के लोकसभा चुनाव में। अलग अलग रिपोर्ट्स कहती हैं, कोई 1 लाख करोड़, कोई 1.25 लाख करोड़, कोई 1.5 लाख करोड़ कहता है। और ये 2019 के चुनाव से लेकर अब तक लगभग 2 से 3 गुना बढ़ गई है। तो सोचिए जब 2029 का 2029 का इलेक्शन आएगा तब तो ये 1.5 लाख करोड़ से बढ़ के 3 लाख करोड़ पहुंच जाएगी। और अलग अलग असेंबलीज के अगर आप चुनाव देखेंगे तो कितने कैंडिडेट खड़े होते हैं?
छोटे दल भी खड़े हो जाएंगे, बड़े बड़े भी खड़े होते होना चाहिए, हर किसी को अधिकार है।